नमस्कार। आज की इस नए और बेहद दिलचस्प डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इस चर्चा को लेकर काफी उत्साहित हूँ। देखिए, जब भी हम आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत भारी भरकम और नीरस आंकड़ों की तस्वीर बन जाती है। हाँ, मतलब उबाऊ चार्ट्स और ऐसे शब्द जो आम इंसान के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो स्रोत और नोट्स आज हमारे सामने हैं, मेरा मतलब है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। अगर हम इसे ध्यान से पढ़े तो ये एक बहुत ही थ्रिलिंग कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जो एक ही समय में लंबी मैराथन भी दौड़ रहा है और और 100 मीटर की स्प्रिंट भी लगा रहा है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा मिशन कोई उबाऊ लेक्चर देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद इस भारी भरकम रिपोर्ट के पन्नों से वो आहा पल बाहर निकालना है जो सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के जीवन और इस देश के भविष्य को प्रभावित करते हैं। और मुझे लगता है कि इस सर्वे को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कदम पीछे हटकर उस दुनिया को देखना होगा जिसमें हम आज रह रहे हैं, जो कि काफी उथल पुथल भरी है। हाँ, दुनिया इस समय एक बहुत ही अजीब सी अनिश्चितता से गुजर रही है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन की समस्याएं। तो ऐसे में भारत की स्थिति को समझना क्यों जरूरी है? ऐसे जटिल माहौल में इसे समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें अपनी इकोनॉमी का साइज पता चले, बल्कि इसलिए ताकि हम समझ सकें कि जब दुनिया में तूफान आ रहा हो तो एक देश अपने घर की नींव को कैसे मजबूत कर रहा है। तूफान की बात करें तो हाल ही में कुछ बड़े झटके भी लगे हैं। जैसे अमेरिका ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। और फिर कुछ एक्सपोर्ट्स पर इसे और भी सख्त कर दिया। आमतौर पर ऐसी खबरों से मार्केट क्रैश हो जाते हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो कि काफी मजबूत रहा है। बिल्कुल, सर्वे में बताया गया है कि 2 दशकों में, मतलब पूरे 20 साल में पहली बार प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। जी, S&P और मॉर्निंगस्टार DBRS ने। हाँ, S&P ने हमारी रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। सुनने में ये सिर्फ एक माइनस का साइन हटने जैसा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, ये माइनस का साइन हटना बहुत बड़ी बात है। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये रेटिंग एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होती है। ओके। BBB- का मतलब था कि हम निवेश के लिए ठीक तो है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। BBB होने का मतलब है कि दुनिया के बाजार अब भारत को एक बेहद भरोसेमंद और स्टेबल अर्थव्यवस्था मान रहे हैं। मतलब अब विदेशी निवेश लाना और सस्ता लोन मिलना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि बाहरी दुनिया में इतनी उथल पुथल है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था का बेस बहुत मजबूत है। सर्वे ने इस वैश्विक स्थिति को समझाने के लिए 2026 के लिए 3 अलग-अलग सिनेरियो सामने रखे हैं। अच्छा, वो 3 सिनेरियो क्या हैं? पहला है मैनेज्ड डिसऑर्डर, जिसकी संभावना उन्होंने 40 से 45% बताई है। मैनेज्ड डिसऑर्डर मतलब चीजें खराब होंगी लेकिन कंट्रोल में रहेंगी। हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया में चीजें थोड़ी अव्यवस्थित रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर काम चलता रहेगा। दूसरा सिनेरियो है जिसकी भी 40-45% संभावना है, वो है ट्रेड वॉर और सैंक्शंस के कारण दुनिया का तेजी से बिखरना, जहां हर देश अपनी दीवारें ऊंची कर लेगा। और तीसरा सिनेरियो, तीसरा सबसे खतरनाक है, जिसकी संभावना 10 से 20% है। इसे उन्होंने सिस्टमिक शॉक कैस्केड कहा है। सिस्टमिक शॉक कैस्केड, ये तो सुनने में डरावना लग रहा है। इसे आप डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे साइकिल स्टैंड में एक साइकिल गिरती है तो लाइन से सारी साइकिलें गिर जाती हैं। ओह अच्छा। अगर किसी एक हिस्से में युद्ध भड़कता है तो उसका असर तेल पर पड़ेगा, तेल से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई से किसी तीसरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। लगातार एक के बाद एक झटके। हाँ, लेकिन इन सब के बीच भारत का प्रदर्शन बहुत ही सॉलिड है। हालांकि सर्वे एक विरोधाभास भी सामने रखता है। कैसा विरोधाभास? वो ये कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद हमारा जो रुपया है वो अभी भी अपनी वास्तविक क्षमता से अंडरवैल्यूड है। मतलब उसकी असली कीमत अभी सामने नहीं आई है। सही कहा, क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ की तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशी पूंजी और व्यापार की बात करें तो सर्वे के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। वित्तीय वर्ष 25 में भारत का कुल निर्यात 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 825 बिलियन।
हालांकि तेल की कीमतों के कारण हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में करीब 25% की गिरावट आई है, लेकिन जो भरपाई हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल से हुई है। जी बिल्कुल। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 35% की छलांग दिखी है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हम अक्सर व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं कि हम बाहर से सामान ज्यादा मंगाते हैं और बेचते कम हैं। हाँ, ये तो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। लेकिन यहाँ सर्विस सेक्टर ने गेम पलट दिया है। वित्तीय वर्ष 25 में हमारी सेवाओं का एक्सपोर्ट $387 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। वाओ! इस सर्विस सेक्टर के सरप्लस ने हमारे माल व्यापार घाटे के लगभग 2/3 हिस्से की भरपाई कर दी है। ये तो सच में कमाल का बैलेंस है। और सिर्फ यही नहीं, जो भारतीय विदेशों में काम करते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं, वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या FDI से कहीं ज्यादा रहा है। मतलब हमारे लोग बाहर जाकर भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे सर्वे में दी गई फार्मा सेक्टर की वो सर्वाइवल स्टोरी बहुत ही शानदार लगी। हाँ, वो तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह है। 90 के दशक के बाद जब विश्व व्यापार संगठन का ट्रिप्स एग्रीमेंट लागू हुआ तो लगा था कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो जाएगी, क्योंकि उस समय भारत में प्रोसेस पेटेंट का सिस्टम चलता था। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए ये प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट का जो टेक्निकल चक्कर है, इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बहुत बड़े शेफ ने एक खास तरह की बिरयानी बनाई। ठीक है। प्रोसेस पेटेंट का मतलब था कि वो शेफ उस बिरयानी को बनाने की अपनी रेसिपी या तरीके को पेटेंट करा सकता है। लेकिन अगर आप वही बिरयानी किसी दूसरे तरीके से बना लें तो वो पूरी तरह लीगल था। अच्छा, तो मतलब भारतीय दवा कंपनियां यही करती थी? बिल्कुल। वो विदेशी महंगी दवाओं की रिवर्स इंजीनियरिंग करती थी और एक अलग प्रोसेस से वही दवा बहुत ही सस्ते दाम में बना लेती थी। ओह, तो दवा वही लेकिन बनाने का रास्ता अलग। हाँ, लेकिन ट्रिप्स एग्रीमेंट ने आकर नियम बदल दिए। उन्होंने कहा कि अब 20 साल का प्रोडक्ट पेटेंट अनिवार्य होगा। मतलब अब वो खास बिरयानी ही पेटेंट हो गई है। आप चाहे जो भी रेसिपी लगा लें, आप वो बिरयानी बना ही नहीं सकते। एकदम सही समझे आप। भारतीय दवा कंपनियों के लिए तो ये किसी मौत के फरमान जैसा था। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही रातों रात खतरे में पड़ गया था। तो फिर वो बचे कैसे? क्योंकि आज तो हम दुनिया की फार्मेसी बने बैठे हैं। यही तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने हार मानने या सरकार से संरक्षण मांगने के बजाय रिसर्च और डेवलपमेंट में करोड़ों झोंक दिए। खुद को पूरी तरह बदल लिया। जी, उन्होंने वैश्विक मानकों को समझा, अपनी क्वालिटी सुधारी और खुद नई दवाइयां इजाद करनी शुरू कर दी। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो फार्मा सेक्टर की ये कहानी आज के दौर में चल रहे टैरिफ वॉर के लिए एक परफेक्ट प्लेबुक है। मतलब अगर अमेरिका या कोई और देश टैरिफ की दीवारें खड़ी करता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें बस अपनी क्वालिटी और इनोवेशन को इतना बढ़ाना है कि दुनिया को हमारा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़े। क्या बात है। संकट को असल में बदलना कोई सिर्फ किताबी बात नहीं, हमने ये असल में करके दिखाया है। अच्छा, अब अगर हम फार्मा से थोड़ा आगे बढ़े तो सर्वे एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट सामने रखता है। आप सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का सर्विसिफिकेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड है जो आज की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर रहा है। मतलब आज हम जिस कार को खरीदते हैं वो सिर्फ लोहे का ढांचा और एक इंजन नहीं है। सर्वे कहता है कि आज की गाड़ियां पहियों पर दौड़ता हुआ सॉफ्टवेयर बन गई है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, आज जब हम कोई नई कार देखने जाते हैं तो हम उसकी हॉर्स पावर से ज्यादा ये पूछते हैं कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है, इसमें मैप्स चलते हैं या नहीं। हाँ, मेडिकल मशीनरी से लेकर हमारे घर के फ्रिज तक हर चीज में सॉफ्टवेयर और सर्विस का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। और यही सर्विस सेक्टर हमारे विकास का सबसे बड़ा इंजन है। लेकिन इस सर्विस सेक्टर की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास छिपा है, जिसे नीति आयोग ने भी पॉइंट आउट किया है। वो विरोधाभास क्या है? देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको 24 घंटे बिजली चाहिए। ट्रकों की आवाजाही के लिए चौड़ी और पक्की सड़कें चाहिए। जाहिर है, बिना उसके माल कैसे जाएगा? हाँ, अगर सड़क खराब होगी तो फैक्ट्री का मालिक सरकार के सिर पे चढ़ जाएगा। लेकिन एक बड़ी IT कंपनी को इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक बढ़िया बिल्डिंग, तेज इंटरनेट और स्किल्ड इंसान चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अगर शहर की सड़कें टूटी हुई हैं या ट्रैफिक जैम है तो वो अपने काम के लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाईपास कर सकते हैं। एक मिनट, लेकिन अगर सड़कें खराब होंगी, हर जगह ट्रैफिक जाम होगा तो उनके कर्मचारी ऑफिस कैसे पहुंचेंगे? क्या इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल इतना पॉपुलर हो गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही सबसे बड़ी समस्या है। कैसे?
क्योंकि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा पैसा ला रहा है, लेकिन वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए सरकारों पर उस तरह का दबाव नहीं डालता जैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डालता है। अच्छा, तो हमारी आईटी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट कर रही होती हैं, लेकिन हमारे शहर के बाहर की सड़कें गड्ढों से भरी रहती हैं। हाँ, सिस्टम में सुधार की वो जो चेन बननी चाहिए वो यहाँ टूट जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम एक्सपोर्ट के आंकड़े देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसका ये साइड इफेक्ट कभी नहीं सोचते। बिल्कुल। अच्छा, जब हम जमीन पर काम करने वालों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें लेबर कोड्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। सर्वे में बताया गया है कि 29 पुराने केंद्रीय कानूनों को अब सिर्फ 4 लेबर कोड में समेट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और इसमें जो सबसे रिवोल्यूशनरी कदम मुझे लगा वो है गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिलना। हाँ, वही डिलीवरी पार्टनर्स या राइड शेयरिंग ड्राइवर्स जो हमारे लिए खाना लाते हैं, हमें कैब में ड्रॉप करते हैं। आज हमारी कुल वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इसी गिग इकोनॉमी में काम कर रहा है। लेकिन एक तरफ तो एआई को लेकर पूरी दुनिया में डर का माहौल है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और ये गिग इकोनॉमी बढ़ रही है। सर्वे ने अमेरिका के एक अध्ययन का हवाला देकर बड़ी दिलचस्प बात कही है। क्या एआई सच में इंसान को रिप्लेस कर रहा है? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। सर्वे कहता है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो काम करने के स्ट्रक्चर को बदल रहा है। इंसान को हटाया नहीं जा रहा, बस काम करने का तरीका बदल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एआई से तो हम शायद निपट लें, लेकिन इन गिग वर्कर्स के सामने एक बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल समस्या है जिस पर कोई बात नहीं करता। आप थिन फाइल क्रेडिट की समस्या की बात कर रहे हैं। जी, ये थिन फाइल क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा इसे समझाएं। सोचिए, एक फूड डिलीवरी पार्टनर है। वो दिन रात मेहनत करता है और उसे अपने काम के लिए एक नई बाइक चाहिए। वो बैंक जाता है लोन लेने। बैंक क्या मांगता है? फिक्स सैलरी स्लिप, क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि उसके पास होता नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम डेली या वीकली बेसिस पर होती है। हाँ, कोई फिक्स्ड पेरोल तो होता नहीं है उनका। बिल्कुल। बैंक के सिस्टम में उसकी जो फाइल होती है वो बहुत पतली या थिन होती है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस थिन फाइल की वजह से उसे सस्ते रेट पर फॉर्मल लोन नहीं मिलता, और फिर उसे मजबूरन किसी साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। और नतीजा ये होता है कि वो दिन रात बस उस कर्ज को चुकाने के लिए डिलीवरी करता रहता है। इसीलिए सर्वे कहता है कि सिर्फ कानूनी पहचान देना काफी नहीं है, उनके लिए फाइनेंस के दरवाजे भी खोलने होंगे। ये पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। जब तक हम जमीन पर काम करने वाले इंसान की इन छोटी अड़चनों को दूर नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। एकदम सही। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक ऐसे विषय की तरफ मोड़ते हैं जो हमारे भविष्य को पावर करने वाला है। एनर्जी ट्रांजिशन या ऊर्जा परिवर्तन। ओहो, यहाँ तो भारत ने दुनिया को सच में हैरान कर रखा है। बिल्कुल। सर्वे के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी में भारत अब दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। हमारी स्थापित क्षमता 253 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े बेहतरीन है, लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। सिर्फ हजारों सोलर पैनल या पवन चक्कियां लगा देने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? धूप तो मुफ्त है और हवा भी। धूप मुफ्त है, लेकिन वो 24 घंटे तो नहीं रहती ना। हाँ, रात में तो सूरज नहीं चमकता। ऊर्जा का उत्पादन मौसम पर निर्भर है। रात में जब सोलर पैनल काम नहीं कर रहे होते और अचानक पूरे शहर को एसी चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो ग्रिड क्रैश हो सकता है। ओह, तो इसके लिए क्या समाधान है? इसीलिए सर्वे में ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या BESS पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक की जरूरत होती है। बिल्कुल। वैसे ही पूरे देश के पावर ग्रिड को एक विशाल पावर बैंक की जरूरत है, ताकि दिन की एक्स्ट्रा बिजली को रात के लिए स्टोर किया जा सके। एकदम सही एनालॉजी है। बिना विशाल बैटरी स्टोरेज के हम सिर्फ सोलर और विंड पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, इंडस्ट्रीज को तो लगातार बिजली चाहिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किए बिना पूरी तरह से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब किसी एक आदर्शवादी सोच में नहीं, बल्कि यथार्थवाद में छिपा है, प्रैग्मेटिज्म में। और इसी प्रैग्मेटिज्म का सबसे बड़ा सबूत है शांति एक्ट 2025। ये शांति एक्ट सच में इस सर्वे का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट लगा मुझे।
भारत में दशकों से न्यूक्लियर एनर्जी पर पूरी तरह से सरकार का एकाधिकार रहा है। हाँ, कोई प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और अब इस एक्ट ने आकर इन दशकों पुरानी कानूनों को बदल दिया है। अब भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को भी एंट्री दे दी है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो भविष्य की तकनीक है, वो बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के बन ही नहीं सकते। मतलब हमने ये मान लिया है कि सिर्फ सोलर से काम नहीं चलेगा और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नीतियां अब किताबी आदर्शों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत के हिसाब से बन रही हैं। जमीनी हकीकत, ये शब्द मुझे हमारे अगले मुद्दे पे ले जाता है। हमारे शहर, शहरीकरण। शहर हमारे विकास के इंजन हैं, लेकिन ये बहुत भारी दबाव में है। शहरों की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। सर्वे में एक घटना का जिक्र है जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। गुरुग्राम का एक वाकया। हम सब जानते हैं कि गुरुग्राम बड़ी बड़ी शीशे की इमारतों और मल्टीनेशनल कंपनियों का शहर है। जी, मिलेनियम सिटी कहते हैं उसे। हाँ, कुछ समय पहले वहां एक स्थिति बनी। कुछ कारणों से वहां डर का माहौल बना और जो अनौपचारिक सफाई कर्मचारी थे, जो कूड़ा उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो रातों रात शहर छोड़कर चले गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो स्मार्ट सिटी सिर्फ कुछ ही दिनों में कूड़े के पहाड़ में बदल गई। हाई राइज सोसाइटियों में बदबू फैल गई। कचरा मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम ढह गया। ये बहुत डरावना है। ये घटना दिखाती है कि जिन्हें हम अदृश्य या महत्वहीन मानते हैं, असल में वही हमारे शहरों की नींव हैं। ये कहानी ये साबित करती है कि शहर सिर्फ कंक्रीट या फ्लाईओवर से नहीं चलते। शहर चलते हैं वहाँ काम करने वाले इंसानों से। और जब हम शहरों के सुचारू रूप से चलने की बात करते हैं, तो इंदौर का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। इंदौर जो बार बार सबसे स्वच्छ शहर बनता है। हाँ, और आपको क्या लगता है कि इंदौर सिर्फ इसलिए साफ है क्योंकि वहाँ नगर निगम ने बहुत सख्त नियम बना दिए हैं? नहीं, सिर्फ नियमों से तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। सर्वे इस सफलता को एक नया नाम देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर या GDB, जिसे हम नागरिक भावना भी कह सकते हैं। GDP नहीं, GDB, ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर। इंदौर की कामयाबी इसलिए है क्योंकि वहाँ के नागरिकों ने गीला और सूखा कचरा अलग करने को अपने स्वभाव का हिस्सा बना लिया है। आप किसी पर नियम थोप कर उसे स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। हाँ, नियम तभी काम करते हैं जब वो समाज के रोजमर्रा के व्यवहार में शामिल हो जाएं। एकदम सही। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि चाहे ग्लोबल चुनौतियों से लड़ता हमारा फार्मा सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पैराडॉक्स, या फिर गिग वर्कर्स की क्रेडिट प्रॉब्लम और न्यूक्लियर एनर्जी का शांति एक्ट। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां नीतियां और नागरिक व्यवहार दोनों को मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। हम आज अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फॉर्मल बनाने की दौड़ में है। हर चीज में AI को जोड़ा जा रहा है। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए एल्गोरिदम लिखे जा रहे हैं। हाँ, सब कुछ डेटा ड्रिवन हो रहा है। लेकिन क्या इस अत्यधिक औपचारिकता की अंधी दौड़ में हम उस इनफॉर्मल मानवीय रिश्ते और उस देसी जुगाड़ को तो नहीं खो देंगे जिसने संकट के समय में हमेशा हमारे समाज को बचाया है? जैसे हमने गुरुग्राम के उस वाक्य में देखा। बिल्कुल। जब सब कुछ मशीनों और एल्गोरिदम के हाथ में होगा, तो क्या उन चमकते हुए डेटा आधारित स्मार्ट शहरों में इंसानियत की छोटी छोटी कमियों और आपसी समझ के लिए कोई जगह बचेगी? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम अपनी एफिशिएंसी के चक्कर में इंसानियत को ही ऑप्टिमाइज करके बाहर तो नहीं कर देंगे? मुझे लगता है कि आज हमारे श्रोताओं के पास सोचने के लिए काफी कुछ है। जी बिल्कुल। ये सवाल हम आप सबके साथ छोड़ रहे हैं। इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। चलिए, आज की इस ज्ञान से भरी और दिलचस्प डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।